हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए टग इज ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ बोट विच हेल्प्स मेगा शिप इंटर और लीव ए पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर बीइंग कंसिडर्ड अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम to power the new green tugs? The first option is diesel and petrol. The second option is solar and wind. The third option is green electric, hydric, methanol and green hydrogen. The fourth option is nuclear and geothermal. टग एक विशेष श्रेणी की नाव है जो बड़े जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश करने या छोड़ने में मदद करती है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत नए ग्रीन टग को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक पर विचार किया जा रहा है? पहला ऑप्शन कहता है डीजल और पेट्रोल, दूसरा सौर और पवन, तीसरा बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, मेथनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन, चौथा है परमाणु और भूतापीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मेथनॉल एंड ग्रीन हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन इज 3 यानी कि सी। व्याख्या देखते हैं। द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है जीरो इमिशन को प्राप्त करने के लिए डीजल पावर्ड हार्बर टब्स को रिप्लेस करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अपनाया जाए ताकि जीरो इमिशन के टारगेट को पूरा किया जाए। एक टग जो है वो एक बोट का प्रकार होता है विच हेल्प्स मेगा शिप्स इंटर और लीव ए पोर्ट, जो कि मेगा शिप्स को पोर्ट पे आने और बाहर जाने के लिए उसको सपोर्ट देता है। जो मेजर पोर्ट है वो आपको चार्टर ग्रीन टग्स powered by emerging technologies such as battery electric hybrid methanol and green hydrogen। तो ये जो पोर्ट्स हैं वो आपको प्रोक्योर करेंगे, ग्रीन टग को प्रोक्योर करेंगे ताकि जो ट्रेडिशनली यूज हो रहे हैं जो डीजल से चलने वाले उनको रिप्लेस किया जा सके। द प्रोग्राम अलाइन विद इंडिया ब्रॉडर गोल ऑफ फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन इन द मैरीटाइम सेक्टर। ये जो स्कीम है, स्कीम का नाम है द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि जो भारत का मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030 तक उसको उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 तक, तो जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, रीन्यूएबल एनर्जी को अपनाना। ये विजन जो है आपको ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा, इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देगा, सभी पोर्ट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत इसको बढ़ावा देंगे। 2040 तक ऑल टग्स ऑपरेटिंग इन इंडिया मेजर पोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांजिशन इन ग्रीन टेक्नोलॉजी मेकिंग ए सिग्निफिकेंस। तो इस योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2040 तक जो है वो आपको सभी जो ऑपरेटिंग मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो टग्स हैं उसको रिप्लेस करके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग करके उसको चलाया जाए। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोकैरियोट डोमिनेंस ड्यू टू ओशियन वार्मिंग। महासागर के गर्म होने के कारण प्रोकैरियोट प्रभुत्व में वृद्धि के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज प्रोकैरियोटिक डोमिनेंस could lead to be a reduction in fish population। प्रोकैरियोटिक प्रभुत्व में वृद्धि से मछलियों की आबादी में कमी आ सकती है। द सेकेंड ऑप्शन इज
Dominance of prokaryotic may enhance the ocean's ability to absorb carbon emission. प्रोकैरियोटिक का प्रभुत्व कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने की महासागर की क्षमता को बढ़ा सकता है। द थर्ड ऑप्शन इज द शिफ्ट इज इन मैरीन इकोसिस्टम could have implication for the global food supply. समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव से वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? उपयुक्त में से कितने गलत हैं? याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि कितने गलत हैं। हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, तो ओनली वन यानी कि एक जो है वो गलत है। देखते हैं, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। इंक्रीज प्रोकैरियोट डोमिनेंस इन वार्मिंग ओशियन could reduce fish population. जो ओशियन है, महासागर में जो जल वार्मिंग ओशियन, जो गर्म हो रहा है ओशियन, उसके वजह से जो मत्स्य का उत्पादन है वो कम हो गया है। विच आर क्रूशियल फॉर ग्लोबल फूड सप्लाई। क्रूशियल यानी कि क्रूशियल स्टेज है ग्लोबल फूड सप्लाई के लिए, इसलिए द डोमिनेंस इज लाइकली टू रिड्यूस not enhance the ocean ability to absorb carbon emission, making statement 2 is incorrect. The next question is consider the following statement about काजू वैली बर्ड सेंचुरी। काजू वैली पक्षी अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू वैली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के में कोरोमंडल तट पर स्थित है। इट इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल वाया उपुकली क्रीक एंड एदायंथी ईस्टुरी। यह उपुकली क्रीक और एदायंथीटू मुहाना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इट लाई विद इन द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट के भीतर स्थित है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 1 and 2 इज करेक्ट। 1 and 2 इज करेक्ट। कौन सा? काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित है, सही है। यह उपकली क्रीक और यदनइट्टू मुहाना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, सही है। ठीक है। काजू वैली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु, कनेक्टेड टू बे ऑफ बंगाल वाया उपकली क्रीक एंड एदेनथिट्टू ईस्टुरी। It play a significant ecological role but not part of the Western Ghat biodiversity hotspot. ये जो है वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 90 मेगावाट ओमकेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कमीशन्ड बाय SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लोकेटेड। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है। The 90 megawatt Omkareshwar floating solar project commissioned by SJVN Green Energy Limited is located in Khandwa district of Madhya Pradesh. It is the one of the largest floating solar initiative in Central and North India. तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इनिशिएटिव है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में। कितना है? 90 मेगावाट। कहाँ पे है? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। किसने बनाया है?
तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज DNA profiling involves analyzing the entire human genome to establish identity. DNA profiling में पहचान स्थापित करने के लिए पूरे मानव जीनोम का विश्लेषण करना शामिल है। The second statement is it is increasingly accurate but can be affected by sample contamination. यह तेजी से सटीक होता जा रहा है लेकिन नमूना संदूषण से प्रभावित हो सकता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज डीएनए प्रोफाइलिंग शुड नॉट बी द सोल बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग गिल्ट और इनोसेंस इन द जस्टिस सिस्टम। न्याय प्रणाली में दोष या निर्दोषता स्थापित करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा सही है? तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। डीएनए प्रोफाइलिंग इज इंक्रीजिंगली एक्यूरेट बट कैन बी अफेक्टेड बाय इशू लाइक सैंपल कंटेमिनेशन। बदला जा सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है। मेकिंग इट अनरिलायबल एज द सोल बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग गिल्ट और इनोवेशन। तो जीनोम डीएनए प्रोफाइलिंग से सिर्फ ये निर्धारित करना कि वो दोषी है कि नहीं, ये जो है उसको नहीं पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज डीएनए प्रोफाइलिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ए स्पेसिफिक लोकेशन in the 0.1% of human DNA that varies between individuals, not the entire genome. ये इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, नॉट द इंटायर जीनोम। ठीक है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।